हेलो माय डियर फ्यूचर चार्टर्स, वेलकम टू इको ज्ञान बाय एके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन टेस्ट पेपर ऑफ जनवरी 2026 फॉर सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंटली अगर मैं आपको इसका एक ब्रीफ समरी दूं ना, तो आईसीआई ने यहाँ पे दो क्वेश्चंस के जो आंसर दिए बिल्कुल भी गलत दिए, राइट। सो दो क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे बिल्कुल भी रॉन्ग है ना। और कुछ क्वेश्चंस तो आईसीआई ने बिल्कुल भी यहाँ पे रिपीट भी किए। ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको डिटेल में मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। 25 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। हर एक क्वेश्चन आईसीआई ने कहाँ से पिकअप किया है, कौन से चैप्टर का है, यूनिट का है, हर डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारे इस रिवीजन आरटीपी के डिस्कशन को। यस, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया, दैट इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1, जो आंसर आपको पेज नंबर 1.8 पे मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा कि भाई आप जब इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करते हो, कौन से वाले इंडिविजुअल डिसीजन की, है ना, कौन से यूनिट्स बनाने हैं, क्या करना है ना, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में, रिसोर्स ओनर्स के बारे में, बिजनेस फर्म के बारे में, फ्री एंटरप्राइज के बारे में, तो उस स्टडी को हम कौन सी स्टडी बोलते हैं, है ना। चैप्टर नंबर 8 पे अगर आप आते हो तो मॉड्यूल के अंदर आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि यहाँ पे ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, जहाँ पे अपन इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, वो कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, कंज्यूमर्स के उनके डिसीजन की बात करेंगे, तो ये सब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल भी सही जवाब बन जाता है ना। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है कि जब अपन स्टडी करते हैं टोटल की, एग्रीगेट लेवल की, आउटपुट की, इनकम की, एम्प्लॉयमेंट की, कंजम्पशन की, इन्वेस्टमेंट की, तो ये कौन सी स्टडी की बात कर रहा है, तो ये अगेन आंसर जो है वो पेज नंबर 1.8 पे आपको मिलेगा सेम, दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे आपको टोटल इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, इन सब की बात करी जाती है। दैट इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अभी ये जो सेम क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन आरटीपी सितंबर 2025 में भी पूछा गया है, जो कि चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 से आता है। ओके, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आईसीआई ने यहाँ पे रॉन्ग दिया है ना। अभी क्या है, क्यों है, ये क्या है, मैं तुमको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, सिंपल सा सवाल था कि इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है। अभी इम्प्लिसिट कॉस्ट हम कहाँ पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 के अंदर यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 के अंदर, दोनों भी जगह पे अपन इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट किसे बोला जाता है, ऐसे खर्चे जो एंटरप्रेन्योर के लिए एज सच कोई खर्चा है नहीं, जो अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, बट ये होता है एंटरप्रेन्योर के ओन रिसोर्सेज के लिए, उसने जो रेवेन्यू लॉस कर दिया, वो उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, है ना। तो जब मुझे इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना पड़ता है, तो उस टाइम पे मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट को कैलकुलेट करता हूँ और उसके फॉर्मूले को मैं कंसीडर करता हूँ, राइट। तो लेट्स से मैं सबसे पहले आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो लिख के बताता हूँ, ठीक है। सो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लूंगा मैं आपका, बिकॉज ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल टर्नओवर माइनस योर इकोनॉमिक कॉस्ट। इससे आप जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। अभी इसको हम थोड़ा इलेबोरेट करते हैं अबाउट योर इकोनॉमिक कॉस्ट, कि इससे आप कैसे इस फॉर्मूले को पता कर सकते हो। देखो, इकोनॉमिक कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, है ना, प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस एक्सप्लिसिट कॉस्ट को और टोटल टर्नओवर को सेम ब्रैकेट में लेके आते हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट को ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं। तो थोड़ा ब्रैकेट सॉल्विंग अपन जिसको सिंपली बोल सके, ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे आपका टोटल टर्नओवर माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओके, ये हो गया एक ब्रैकेट। अभी जब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, ये था माइनस, है ना, ये यहाँ पे है, लेट से ये यहाँ पे है माइनस और ये है प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, माइनस मिल जाएगा। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज माय इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, अभी टोटल टर्नओवर माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट करने के बाद हमको जो मिलता है उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट, या उसको अपन बिजनेस प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको दिखाई देता होगा। अभी आप बोलोगे सर ये कहां से आया, देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब ही होता है अकाउंटिंग कॉस्ट, और टोटल टर्नओवर में से मैं जब अकाउंटिंग कॉस्ट निकाल दूंगा तो मुझे क्या बचेगा, बिजनेस प्रॉफिट या अकाउंटिंग प्रॉफिट बचेगा, है ना। माइनस क्या करेंगे हम इसमें से, इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, और यहां पे अपने लिए क्या बच जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है। अभी मुझे कैलकुलेट करना है इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, तो लेट से मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट को इज इक्वल टू के उधर भेजता हूँ और इकोनॉमिक कॉस्ट को इज इक्वल टू के इधर लेके आता हूँ। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इक्वल टू के उधर जाने के बाद हो जाएगा आपका निगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट
इज इक्वल्स टू बिजनेस प्रॉफिट माइनस, अभी देखो इकोनॉमिक कॉस्ट उधर पॉजिटिव है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर की इम्प्लिसिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, बिजनेस प्रॉफिट माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बट आईसीआई ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट दिया, दैट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अभी ये कैसे निकाला आईसीआई ने, तो आईसीआई को ही पता है, मुझे तो पता नहीं है। तो मेरे हिसाब से आईसीआई का ये जो आंसर है बिल्कुल भी गलत है, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ द डिमांड कर्व फॉर अ फर्म आउटपुट इज परफेक्टली इलास्टिक देन द फर्म, कौन सी फर्म है जहां पे डिमांड कर्व बिल्कुल भी आपका परफेक्टली इलास्टिक होता है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 के अंदर पेज नंबर 4.11 पे आपको इसका आंसर मिलेगा, है ना। वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्डली इन्होंने आंसर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपको जो है वो जितने भी हमारे फर्म होते हैं वो सब प्राइस मेकर प्राइस टेकर्स होते हैं। ठीक है, वहां पे उनका एवरेज रेवेन्यू प्राइस बिल्कुल भी सेम होता है, और इसके लिए यहाँ पे आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व बनता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है दैट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, जहां पे आपका डिमांड कर्व बिल्कुल भी परफेक्टली इलास्टिक होगा, है ना। फर्म और इंडस्ट्री दोनों भी जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे कौन से टाइप ऑफ मार्केट में होता है ना। सिंपली पेज नंबर 4.52 दैट इज चैप्टर 4 का यूनिट नंबर 3, वहां पे जाने के बाद आपको इसका आंसर दिखाई देगा, है ना। तो लेट से चलिए मैं आपको उस पेज पे लेके चलता हूँ जहां पे इन्होंने बोला है इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बिल्कुल भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, हर कोई एक अलग प्रोडक्ट बनाता है। और दूसरा केस आता है आपका ओलिगोपोली का, जहां पे जो भी जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स है वो सब लोग जो है अलग अलग प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, है ना। यस, सो स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस होता है, अलग अलग प्रोडक्ट सब लोग बनाते हैं। तो दोनों भी चीजें हैं, एक है आपका मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट या फिर आपका ओलिगोपोली मार्केट, जहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आपको दिखाई देगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईसीआई ने इस बार जो है 5वें नंबर के क्वेश्चन 2 पूछ लिए, और आईसीआई ने जब आंसर दिया है तो दोनों का भी एक ही आंसर दिया है, कोई 5A 5B ऐसा आंसर है नहीं, है ना। ये देखो, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो कौन सा 5 का ऑप्शन आईसीआई ने दिया ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सर आईसीआई बोलती है टोटल 25 क्वेश्चन आरटीपी में आएंगे, लेकिन इस बार आरटीपी में टोटल 26 क्वेश्चन इन्होंने इनडायरेक्टली दे दिए है ना। यस, the type of industry organization that is characterized by recognized interdependence and non-price competition among the firm is called as chapter number 4 unit number 3 page number 4.58, जहां पे मैं अभी आपको लेके गया था, है ना। that is strategic interdependence कहां पे होता है, ओके, ग्रुप बिहेवियर कहां पे होता है, ये कौन सा इंडस्ट्री है, ये है आपका ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा दैट इज योर ओलिगोपोली मार्केट, है ना, जहां पे आप जो है नॉन प्राइस कंपटीशन रखते हो, है ना। बिल्कुल भी प्राइस कंपटीशन है क्या, नहीं, यहाँ पे बोला है देखो नॉन प्राइस बेसिस पे जो है वहां पे आप लोग कॉम्पीट करने वाले हो। ओके, यस, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट टर्म कॉस्ट कर्व डिक्लाइंस कंटिन्यूअसली, ऐसा कौन सा एवरेज कॉस्ट मतलब कर्व है जो हमेशा कंटिन्यूअसली डिक्लाइन करता है। तो सिंपल सा आंसर है दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, जो हमेशा क्या होता है, डिक्लाइन होता है ना। इस तरीके का कर्व हमको यहाँ पे दिखाई देता है जो कभी भी आपके एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 3.42 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको वहां पे लेके चलता हूँ, है ना। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व की अपन बात कर रहे थे, जहां पे हमने बोला है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो स्लोप्स डाउनवर्ड होता है थ्रू आउट इट्स लेंथ, बट इट विल नॉट टच द एक्स एक्सिस, है ना। यस, बिकॉज एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ओके, चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 3 से अगला सवाल आता है, अगेन क्वेश्चन नंबर 7 कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो कौन से मार्केट स्ट्रक्चर के पास में आता है या क्लोज होता है। तो सिंपल सा आंसर आईसीआई के मॉड्यूल में भी इन्होंने एग्जांपल में दिया है, इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कवर होना चाहिए। ऑन पेज नंबर 4.52 पे अगर आप आते हो तो आपको ये एग्जांपल वहां पे दिखाई देगा, जहां पे इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि रेस्टोरेंट इज अ टाइप ऑफ योर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बट इन्होंने एग्जाम यहाँ पे जब आंसर दिया है तो इसका आंसर ओलिगोपोली दिया है, विच इज नॉट करेक्ट ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से आंसर इसका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशनरी फेज बाय मेजरिंग रियल जीडीपी, चैप्टर नंबर 5 का ये क्वेश्चन है ना। बिजनेस साइकिल इसका आंसर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। पेज नंबर 5.3 के ऊपर अगर आप आते हो तो ये डेफिनेशन आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा, है ना। चलिए देख लेते हैं, मॉड्यूल से हर चीज अपन कवर करते हैं, हमेशा से अपना यही रूटीन रहा है ना। जहां भी अपन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की बातें कर रहे हैं, ओके, बिजनेस साइकिल ट्रेड साइकिल अपन जिसको बोलते हैं, है ना, जहां पे अपन जो है वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सभी एक्टिविटीज को कंसिडर करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल बोलते हैं।
ओके। नेशनल इनकम अकाउंट्स कैन अवॉइड मल्टीपल काउंटिंग बाय, किस तरीके से आप मल्टीपल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हो, डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हो, है ना। चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 6.3 पे अगर आप आते हो तो आपको इस जवाब का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सिंपली बात करेंगे तो देखो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी की अपन बात करते हैं तो वहाँ पे इन्होंने बोला दैट इज वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं जैसे कि डबल कोइंसिडेंस मतलब अवॉइड डबल काउंटिंग किया जा सके। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज ओनली काउंटिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से आप जो है मल्टीपल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑन चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 1 दैट इज पेज नंबर 7.11 पे आपको इसका आंसर मिलेगा कि आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके साथ डील करता है, तो वो बात करता है अबाउट द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, है ना। पेज नंबर 7.11 पे अपन चलते हैं और वहां पे आपको इसका आंसर मैं दिखाता हूँ। ओके यस देखो आर्टिकल नंबर 246 जहां पे हमने को बोला है कि भाई यूनियन और स्टेट में जो है डेमोक्रेट्स पावर को हम क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। ओके यस। नेक्स्ट एक्सेसिव एंड अनप्लान्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर में लीड टू, अगर आप बहुत ज्यादा खर्चा करने लगते हो पब्लिक एक्सपेंडिचर में तो इससे क्या हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 3 जब अपन बजट मेकिंग की बात करते हैं तो वहां पे ये सवाल आता है ऑन चैप्टर नंबर 7.58 पेज पे, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा आप अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर कर दोगे तो इस वजह से आपके डेफिसिट्स बनने लगेंगे, इस वजह से आपका जो डेट बर्डन है फ्यूचर में बहुत ज्यादा आप पे आ जाएगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी दैट इज फिस्कल क्राइसिस एंड डेट बर्डन, ये दोनों भी चीजें आपको दिखाई दे सकती है। ओके नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स अ मार्केट फेल्यूर ड्यू टू असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, अभी असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ता है, चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 7.29 पे अगर आप आते हो तो आपको असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के बारे में समझने को मिलेगा, जहां पे इन्होंने बोला है कि अगर समझो बायर और सेलर इन दोनों के बीच में कोई भी इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, तो उसको अपन असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, मतलब किसी एक को कुछ ज्यादा पता है कंपेयर टू अदर्स तो उसको असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन बोला जाता है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा सिचुएशन जहाँ पे असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की बात की वाली है, तो ऑप्शन नंबर बी में बोला है दैट कंज्यूमर्स बाइंग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बिकॉज दे लैक इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, है ना, या क्योंकि उनको पता नहीं है कि क्वालिटी कैसा है और उन्होंने वो चीज क्या कर ली, खरीद ली, है ना। नेचुरल मोनोपोली वेयर इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये सब नहीं आएगा, ना मोनोपोलीज एक्सप्लॉइटिंग मार्केट पावर बाय रिड्यूसिंग सप्लाई ये भी नहीं आएगा, ना गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स लाइक स्ट्रीट लाइटिंग ये भी उसमें आंसर नहीं बनता है। तो मार्केट फेलियर कहाँ पे हो रहा है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का, जहां पे बायर को जो है क्वालिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, कौन सा ऐसा सिचुएशन है जो मनी सप्लाई की बात नहीं कर रहा, है ना। मतलब आपको इसके लिए मनी सप्लाई की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज मनी सप्लाई में नहीं आती है। तो चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 2 मनी सप्लाई की बात करता है, पेज नंबर 8.24 पे अगर आप आते हो तो वहां पे आपको मनी सप्लाई के बारे में देखने को मिल जाएगा। मनी सप्लाई किसे बोला जाता है, राइट, इकोनॉमी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक यूनिट्स है उनके पास में कितना पैसा है उसको अपन मनी सप्लाई बोलते हैं, जिसके अंदर आपके हाउस होल्ड बिजनेस फर्म इंस्टीट्यूशंस आते हैं बट इसके अंदर आपके प्रोड्यूसर्स ऑफ मनी नहीं आते, मतलब जो भी गवर्नमेंट है और जो बैंकिंग सिस्टम है उनके पास कितना पैसा है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं बनता, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम आर नॉट इंक्लूडेड, और बैंकिंग सिस्टम में हमारा आरबीआई तो आएगा ही, है ना, बिकॉज आरबीआई इज द अपेक्स बैंक, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो करेंसी हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, है ना। बाकी जितना भी डिपॉजिट्स है कमर्शियल बैंक के पास में, सेविंग अकाउंट्स में जितना डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट जो भी है वो सब आपके मनी सप्लाई का पार्ट बन जाता है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक, है ना। सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बोल के कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करती। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 3 जो मॉनेटरी पॉलिसीज पे बात करता है ऑन पेज नंबर 8.485 उस पे अगर आप आते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं आती, दैट इज अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पे कई सारी चीजें अपन पढ़ते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड ऑल, कई सारे रिजर्व रेशियोज वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया जाता है, बट सेंट्रल बैंक के हाथ में जो है वो टैक्स रेट्स को एडजस्ट करना नहीं होता, ये फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, इसलिए ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं आता, बल्कि टैक्स रेट का डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, जो कि फिस्कल पॉलिसीज का पार्ट बन जाता है। ओके according to Heckscher-Ohlin theory a country will have a comparative advantage in the production of goods that have, अभी Heckscher-Ohlin क्या बोलते हैं भाई, आपकी इकोनॉमी में जो चीज अबंडेंट है ना, उस चीज का यूज करके आपने प्रोडक्शन करना चाहिए, है ना। तो अगर समझो किस इकोनॉमी में लेबर ज्यादा हो तो वो लोग लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करेंगे, कहीं पे अगर पैसा ज्यादा है तो वो लोग क्या करेंगे, पैसे का यानी कि कैपिटल का यूज ज्यादा करने वाले हैं, है ना। तो क्या बोला है देखो ऑप्शन नंबर ए लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए उस कंट्री ने जहां पे कैपिटल ज्यादा है, तो बिल्कुल भी गलत, है ना।
यूटिलाइज अबंडेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट द कंट्री हैज इन लार्ज सप्लाई। यस, आपके पास जो भी फैक्टर ज्यादा है उसका आपने यूज करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ। 9.6 पेज नंबर पे अगर आप आते हो तो आपको वहां पे आंसर दिखाई देगा। ओके, चलो, हिक्सर-रोलिन थ्योरी चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 के अंदर अपने को बताया वाला है कि यूजेस इंटेंसिवली द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज रिलेटिवली अबंडेंट इन द इकोनॉमी। ओके, चलो, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 15 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं और सिर्फ 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बाकी है। बने रहिए एंड तक, सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, यस। इन इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव फॉर कंट्रीज इन्वॉल्वड इन द मल्टीलैटरल ट्रेड टॉक्स। मतलब जो भी कंट्रीज एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ में ट्रेड नेगोशिएशन करना चाहते हैं, उनके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 1 पेज नंबर 9.40 के ऊपर अगर आप आते हो तो आपको वहां पे इसका आंसर मिल जाएगा कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लोग जो है अपने बीच का जो ट्रेड बैरियर है ना उसको रिड्यूस करना चाहते हैं और ट्रेड को जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। सो टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स एंड प्रमोट द फ्री ट्रेड, ये इसके पीछे का मेन लॉजिक होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसा अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान, है ना। इंडिया का जो 5 ईयर प्लान बनाया जाता था आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। उसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट द बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल रीजन, ऐसा अपन बोल सकते हैं। चैप्टर नंबर 10 का ये क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हो। 10 नंबर पेज नंबर 10.5 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, तो कहाँ कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां से सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स आ रही है। चैप्टर नंबर 9 में अपने को इसके बारे में समझने को मिलता है, दैट इज इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट हो रहा है, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर से जो है आज इंडिया सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करिए जो चैप्टर नंबर 10 में हमको बताया गया है, जिसका प्राइमरी फोकस किस चीज के प्रोडक्शन पे बढ़ाने पे था। चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 10.6 पे अगर मैं आता हूँ तो वहां पे आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर हमने जो है वो एग्रीकल्चरल यील्ड, जो भी सीड्स या वैरायटीज से मिलता है उसके ऊपर हमने फोकस किया था कि भाई हमको जो है ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर ऐसे सीड्स पे फोकस करना है जो अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे हमने इंक्रीज किया फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कंसिडरेबली सिग्निफिकेंटली, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो फूड ग्रेन स्पेशली व्हीट एंड राइस, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, जिसके ऊपर ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने फोकस किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू क्यूटीएम दैट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो हमको अर्विंग फिशर ने बनाया है, बताया, उसके हिसाब से मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा जब वेलोसिटी ऑफ मनी और आउटपुट ऑफ रिमेन्स कांस्टेंट, तो जनरल प्राइस लेवल विल भी क्या होगा। अभी यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूला बताया, दैट इज एमवी इज इक्वल्स टू पीटी। अगर वेलोसिटी और जो हमारा आउटपुट है ना, अगर वो दोनों कांस्टेंट रहेंगे, मनी सप्लाई जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इससे आपके प्राइस लेवल पे क्या असर पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका प्राइसेस भी जो है वो क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। सो इट विल इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली, ऐसा मैं बोल सकता हूं। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 1 से सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जांपल ऑफ काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ रिसेशन, है ना। काउंटर साइक्लिकल मतलब क्या भाई, अगर मुझे रिसेशन से बाहर निकलना है तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 4 से आपको ये सवाल पूछा गया है ना, कि अगर रिसेशन से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा। सो सरकार को जो है अपने टैक्सेस को कम करना चाहिए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा देना चाहिए, जहां से हम जो इस रिसेशन से जो है वो निकल सकते हैं। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 22, इफ कंट्रीज करेंसीज डेप्रिशिएटिंग, इसका मतलब क्या है, अगर आपका कंट्री का करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है। चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 एक्सचेंज रेट वाला जो पार्ट है वहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा। पेज नंबर 9.60 के ऊपर अगर मैं आता हूं तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन जो है वो लास्ट एमटीबी के अंदर, दैट इज सितंबर 2025 के एमटीबी में भी पूछा गया है। ओके, यस। पेज नंबर 9 में अगर आप आता हूं तो मैं यहाँ पे दिखाई देगा कि अगर समझो, है ना, when country's currency depreciates, foreigners find that exports are cheaper and domestic residents find that imports from abroad are more expensive, है ना। तो foreigners को जो अपने इंडिया की चीजें है वो चीप लगती है और अपने को बाहर की चीजें महंगी लगने लगती है इन केस ऑफ अवर होम करेंसी डेप्रिसिएशन, है ना। सो इसके लिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि कंट्रीज एक्सपोर्ट विल बिकम मोर एक्सपेंसिव, नहीं, मोर एक्सपेंसिव नहीं, वो तो सस्ता हो गया है ना। यस, सो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, कंट्रीज एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर फॉर फॉरेन बायर्स पोटेंशियली बूस्टिंग द ट्रेड, और इससे आपका जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो बढ़ जाएगा, है ना।
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट, अभी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाते हो वैसे वैसे आपको उस एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो क्या होता जाता है, कम कम होते जाता है। ये हमको लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर बताया है चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 के अंदर। उस हिसाब से है ना, जो भी आप सबसे पहला यूनिट कंज्यूम करते हो उससे मिलने वाला जो आपका सेटिस्फैक्शन होगा, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होने वाली है। और उसके बाद में जितनी भी यूटिलिटी आपको मिलेगी है ना, वो सब क्या होती जाती है, कम कम होते जाती है। ऐसा मैं बिल्कुल भी यहाँ पे बोल सकता हूँ। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल, है ना। इंटरनल इकोनॉमी ऑफ स्केल चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2 में बात करते हैं, पेज नंबर 3.48 पे अगर मैं आपको लेके चलूं तो वहां पे इसका आंसर आपको दिखाई देने को हो जाएगा, है ना। दैट इज देखो, इंटरनल इकोनॉमीज और टू स्केल, दैट इज टेक्निकल इकोनॉमीज इसका पार्ट बन जाता है। ओके, मैनेजरियल इकोनॉमीज इसका पार्ट है, कमर्शियल इकोनॉमीज इसके अंदर बन पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूजर फाइनेंशियल इकोनॉमीज एंड रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज, ये 5 चीजें इसके अंदर आती है। सो कौन सी चीज नहीं है, दैट इज इकोनॉमीज ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये इंटरनल इकोनॉमी का पार्ट नहीं बनता। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, अगर समझो फर्म का जो टोटल रेवेन्यू है इज नॉट इनफ टू मेक गुड इवन द डैश, इट इज बेटर टू शट डाउन द फर्म, है ना। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 से सवाल है, प्रिंसिपल नंबर 1 जब अपन पढ़ते हैं तो वहां पे आप इसका आंसर मिलेगा। पेज नंबर 4.13 के ऊपर आपको इसका आंसर दिखाई देता है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 1 के अंदर, है ना, जहां पे इन्होंने बोला हुआ है। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड यही लाइन जो है वहां पे उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है ना। देखो यहाँ पे बोला है, द फर्म हैज ऑलवेज ऑप्शन ऑफ नॉट प्रोड्यूसिंग एट ऑल। देखो क्या बोला है, यहां से स्टार्ट करता हूं इस लाइन को मैं, अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू नॉट इनफ टू मेक गुड इवन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इट इज बेटर फॉर द फर्म टू शट डाउन। डायरेक्टली मॉड्यूल से फिलिंग द ब्लैंक्स वाला लाइन इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है, तो इसका आंसर आना चाहिए, दैट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो इफेक्टिवली आईसीआई ने यहाँ पे टोटल 26 क्वेश्चन किए हैं, जबकि इन्होंने 25 ही दिया है, और जब सजेस्टेड आंसर दिया तब भी इन्होंने सिर्फ 25 क्वेश्चंस का भी आंसर दिया है। दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे जो है 2 बार दिए हैं अलग अलग क्वेश्चंस, एंड कुछ क्वेश्चंस तो आईसीआई ने बिल्कुल भी यहाँ पे रिपीट भी किए हैं, जबकि आईसीआई बोलता है कि हम 25 क्वेश्चंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में पता चले। यार आईसीआई, आप बिल्कुल नए क्वेश्चंस तो निकाल लो, 25 क्वेश्चन तो निकालने, वो भी आप पीछे से कॉपी कर रहे हो, है ना। तो आईसीआई कुछ नए क्वेश्चंस बनाए, ऐसी मेरी इच्छा है, जिससे कि बच्चों को पढ़ाई करने में और भी हेल्प हो और उनको नए नए क्वेश्चंस मिलते रहे। ऐसे ही और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए आने वाले सभी इकोनॉमिक्स के एमटीपीज, आरटीपीज, सजेस्टेड आंसर के एंड हर एक चैप्टर के रिवीजन के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी ये पता चले कि आईसीआई ने आरटीपी के अंदर गलत जवाब दिए है। राइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।